हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारे घरों के नलों में पानी आना बंद हो जाता है तो वो पानी असल में गायब कहाँ हो जाता है। या फिर जब जोरों की बारिश होती है तो वो लाखों लीटर पानी अचानक कहाँ बहकर छुप जाता है। मैं हूं दीपिका और आज हम किसी जादू की नहीं बल्कि अपनी धरती माँ की उस गुल्लक या फिर उस बड़ी तिजोरी की बात करने वाले हैं जिसमें पानी का पूरा हिसाब किताब छुपा हुआ है। अनुपम मिश्र जी का लिखा यह चैप्टर पानी रे पानी हमारी आंखें खोल देगा कि क्यों आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद सोने से भी ज़्यादा कीमती होने वाली है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं पानी के इस अनोखे और दिलचस्प सफ़र पर। तो आइए शुरू करते हैं। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर होगा। तो बच्चों, लेखक ने पानी की समस्या को बड़े ही सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो वो सबसे पहले कुछ साधारण से बेहद ज़रूरी सवाल जो है वो पूछते हैं कि पानी कहाँ से आता है और फिर कहाँ चला जाता है। ये सवाल हमारे जीवन की एक ऐसी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं जिस पर हम रोज़ाना निर्भर तो रहते हैं लेकिन उसके बारे में गंभीरता से कभी नहीं सोचते हैं। देखो, उन्होंने कहा कि हम इस बारे में सोचते तो नहीं हैं लेकिन हमने इस बारे में पढ़ा जरूर है। अब कहाँ पढ़ा है? भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। पाठ मतलब चैप्टर। तो लेखक कह रहे हैं कि जल चक्र के बारे में हमने कहाँ पर पढ़ा है? हमने भूगोल यानी ज्योग्राफी में पढ़ा है और उस चैप्टर में एक सुंदर सा चित्र भी दिया होता है। कैसा चित्र? देखो, सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्र पूरा हो जाता है। तो देखो बच्चों, लेखक बता रहे हैं कि हम सभी ने स्कूल में ज्योग्राफी की यानी भूगोल की किताब में जल चक्र के बारे में पढ़ा है। उसमें एक सुंदर सा चित्र होता है जिसमें यह दिखाया होता है कि सूर्य धरती के पानी को गर्म करता है जिससे भाप बनती है। वो भाप ऊपर उठ करके बादलों में बदल जाती है और फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरती है। बारिश का पानी नदियों में बहता है और ये नदियां अंत में फिर समुद्र में जा मिलती हैं। इस तरह पानी एक चक्र में घूमता रहता है और यही जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में वो सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि जल चक्र के बारे में एक किताब में हम क्या पढ़ते हैं। देखो, पहले ही उन्होंने हमसे ये प्रश्न पूछा था ना कि क्या हम इस बारे में कुछ सोचते हैं। सोचते तो नहीं है मगर हमने इस बारे में पढ़ा है, इसलिए वो बता रहे हैं कि हमने क्या पढ़ा है। सभी लोग जल चक्र के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जल चक्र ये है। ठीक है, अब जरा इधर देखो, यहाँ पर भी उन्होंने इसी जल चक्र को दिखाने की कोशिश करी है। अगर आप इसे देख पाओ तो इस तरह से एरो लगाते हुए उन्होंने जल चक्र हमें दिखा रखा है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, मतलब जल चक्र को हमने किताब में क्या पढ़कर जाना है ये उसकी बात है। लेकिन लेखक केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहते, वो हमारे वर्तमान जीवन की सच्चाई भी सामने लाना चाहते हैं। देखो, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालय में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। बच्चों, कार्यालय ऑफिस, ठीक है, और कारखाने जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। इसका मतलब है कि इन सब जगहों में पानी नियमित रूप से नहीं आता है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज आने लगती है।
पानी आता भी है तो बेवक्त, कभी देर रात तो कभी बहुत सवेरे। तो बच्चों, लेखक कह रहे हैं कि नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। देखो, पहले नलों में हर समय पानी आता था। अब आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके घर में पानी आने का क्या समय है। क्या वो 1 घंटे के लिए आता है, 2 घंटे के लिए आता है, या पूरे दिन रहता है? ठीक है, अब लेखक कह रहे हैं कि अब ऐसा समय हो गया है कि नल खोलो, पानी का नल खोलो तो उसमें पानी नहीं आता, उसके बदले सू सू की आवाज आती है। भाई, ये कैसी आवाज है? देखो, नल से पानी न आने पर जब सिर्फ हवा की आवाज आती है, ठीक है। पानी आता भी है अगर, तो बेवक्त। बेवक्त का मतलब होता है अनिश्चित समय पर, जिसका कोई एक फिक्स टाइम ना हो, वो बेवक्त है। ठीक है, कभी देर रात आता है तो कभी बहुत सवेरे। देर रात मतलब आधी रात को, जब हर कोई गहरी नींद में सोया हो, और बहुत सवेरे मतलब सुबह सुबह, भाई सबकी नींद खुली भी नहीं है और पानी आ चुका। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक हमको जल संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हमने केवल जल चक्र को केवल पढ़ा है, उसको अपने जीवन में ना तो समझा है ना ही अपनाया है। देखो, जल का महत्व केवल भूगोल की किताबों में यानी ज्योग्राफी की बुक में नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी है। हमारा जो रोज का जीवन है ना, उसमें ज़्यादा है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। मीठी नींद मतलब जब कोई गहरी नींद में सोया होता है, ठीक है, तो उस वक्त अगर पानी आ रहा है तो पानी भरना तो आपकी भाई ज़रूरत है। तब आप घर के जितने भी बर्तन हैं, बाल्टी है, घड़े वगैरह जो भी हैं, उनको भरते हो, है ना। और गर्मियों में तो कभी कभी पानी की इतनी किल्लत हो जाती है कि पानी को लेकर के आपस में तू तू मैं, इसका मतलब है कि आपसी झगड़ा या फिर बहस होना, वो तक होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो फिर कई घर यही करने लगते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। देखो बच्चों, अब आगे लेखक हमें बता रहे हैं कि रोज रोज के इस झगड़े टंटों का मतलब है ये जो रोज की लड़ाइयाँ हैं, रोज के जो विवाद हैं, इनसे बचने के लिए कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि मोटर लगा लेते हैं। मोटर से क्या होता है कि पानी वो पूरा खींच लेता है। इससे क्या होता है कि आसपास के जो बाकी घर हैं जहाँ मोटर नहीं लगी है, उनको पानी नहीं मिल पाता है। पानी पहले ही कम है, उसको भी मोटर ने खींच लिया, है ना। तो भाई मजबूरी मानकर अगर एक घर भी, मोहल्ले का एक भी घर, मोहल्ला मतलब पता है ना, बस्ती या फिर कॉलोनी जिसे कहते हैं, मतलब एक ही क्षेत्र में रहने वाले जो लोगों का समूह है, उसको एक मोहल्ला कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मोहल्ले में कोई एक व्यक्ति भी ये मजबूरी है यार मुझे मोटर लगानी पड़ेगी, ये सोचकर अगर मोटर लगाता है तो बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगते हैं और इससे पानी की कमी और ज़्यादा बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ कि अकाल क्या होता है। जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है, इस वजह से ना तो खेती हो पाती है, ना ही अन्न वगैरह हो पाता है, तो उस अन्न की और जल की जो भारी कमी होती है, उस गंभीर स्थिति को ही अकाल कहा जाता है। ठीक है, तो लेखक ने कहा कि जो लोग मोटर लगा लेते हैं, भाई वो तो ये स्थिति होती है कि आसपास के लोगों का आप हक छीन रहे हो। पानी में तो सभी का हक है ना। लेकिन
अब ये मजबूरी जो है ये सिर्फ गांव तक ही नहीं रह गई है, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर और बुरी स्थिति है। वहाँ पर तो पानी बिकता है, वो एक व्यापार बन गया है, पैसे देकर खरीदना पड़ता है। तो बड़े बड़े महानगरों में भी पानी की भारी कमी होने लगी है और देश के कई हिस्से तो ऐसे हैं जो अब सूखे की यानी अकाल जैसी हालत से गुजरने लगे हैं। और ये जो स्थिति है ये विशेष रूप से कब होती है? गर्मियों के मौसम में होती है, ठीक है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। तो बच्चों, लेखक ने कहा कि भाई अभी तक जो बात हो रही थी अकाल वगैरह की, ये तो गर्मियों की बात है। बरसात के मौसम में क्या होता है? चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़क, यहाँ तक कि रेल की पटरियाँ सबको पता है ना, जिस पर रेल चलती है, जिस पर ट्रेन दौड़ती है, ठीक है। तो इन सब जगह सिर्फ पानी ही पानी भर जाता है और देश के कई भाग तो ऐसे हैं जो बाढ़ में डूब जाते हैं। अब बाढ़ क्या है सबको पता है ना? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिस वजह से जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है, उसे बाढ़ कहा जाता है। तो ये बाढ़ गांव में और बड़े बड़े शहरों जैसे मुंबई वगैरह है, दिल्ली है, आप न्यूज़ में देखते होंगे। बरसात के मौसम में बाढ़ की समस्या लगभग हर राज्य में होती है ना। और स्थिति ऐसी होती है कि सब कुछ थम जाता है और काफ़ी कुछ बहने की स्थिति में आ जाता है। थम जाता है मतलब रुक जाता है। इस वजह से जनजीवन ठप पड़ जाता है और कई बार तो जनधन की हानि भी होती है। आपने देखा होगा पहाड़ों में लैंडस्लाइड वगैरह होता है और इधर नदियों के किनारे किनारे सब बाढ़ आ जाती है ना। तो उसी चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल या बाढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि पानी की यह दोनों स्थितियाँ, कमी होना यानी अकाल पड़ना और अधिकता होना यानी बाढ़ आ जाना, ये दोनों ही समस्या के दो पक्ष हैं। देखो, समस्या दोनों पानी की वजह से है, एक कमी की वजह से और एक ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर हम इन दोनों ही स्थितियों को समझ लें और उसका जो प्रबंधन का तरीका है उसको जान लें तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं, ठीक है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। बच्चों, गुल्लक सबको पता है ना, पिगी बैंक, जो बच्चों के द्वारा पैसा जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हमें कोई पैसा देता है हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक ने हमको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। किस चीज का? गुल्लक का। देखो, गुल्लक शायद कभी न कभी हर किसी के पास रहा होगा। हम उस पे, चाहे वो सिक्का हो चाहे नोट हो, हम उस पे अपने रुपये वगैरह सब डालते रहते हैं, है ना। और कभी जब जरूरत पड़ती है तो उससे निकालते हैं। यहाँ पर को लेखक ने गुल्लक का हमें एक उदाहरण दिया है। किस चीज के लिए? देखो, हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। देखो बच्चों, लेखक ने हमारी इस धरती को एक गुल्लक कहा है। लेखक कह रहे हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ एक बहुत बड़ा गुल्लक है जिसमें
प्रकृति मतलब ये जो हमारे चारों ओर का वातावरण है वो बारिश के मौसम में यानी बरसात के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती। देखो लेखक ने यहाँ पर को पानी को पैसों से भी ज़्यादा कीमती बताया है। क्यों? क्योंकि अगर चलो किसी के पास पैसा है लेकिन पानी नहीं है तो क्या वो उस पैसे को पानी से रिप्लेस कर सकता है? नहीं, पानी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते हो। वो कह रहे हैं कि हमारी इस प्राकृतिक जो बहुत बड़ी गुल्लक है उस पर जो गांव शहरों में जो छोटे बड़े तालाब झील वगैरह जो भी पानी के स्रोत हैं उसका पानी धरती की इस गुल्लक में भरने लगता है। कैसे? देखो इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। देखो ये जो सारे के सारे पानी के स्रोत हैं इनका पानी धीरे धीरे छन कर, रिस कर मतलब होता है टपक कर, और धीरे धीरे छन करके इस जल के भंडार में जो अंडरग्राउंड वाटर होता है या जिसे आप भूमिगत जल भी कह सकते हो वहाँ इकट्ठा होने लगता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता जाता है। बच्चों भूजल भंडार क्या है? देखो जो जमीन के अंदर का पानी होता है जिसको बाद में कुएं से या फिर ये बोरवेल वगैरह से निकाला जाता है वो समृद्ध होता जाता है। समृद्ध का मतलब है कि संपन्न होता जाता है, वो भरता जाता है, रिफिल होता जाता है एक तरीके से। ठीक है, पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। तो बच्चों लेखक बता रहे हैं कि ये जो भूजल है, ये जो भूमि के अंदर वाला जो पानी है वो हमको दिखता नहीं, वो एक खजाने से कम नहीं है मगर हम उसको देख नहीं पाते। लेकिन इसी खजाने को जो हमारे लिए खजाने से कम नहीं, उसको जब बरसात का मौसम बीत जाता है उसके बाद पूरे साल भर हम उसी को उपयोग करते हैं। भले ही अपने घर में, खेतों में, पाठशाला मतलब स्कूल में और या फिर हॉस्पिटल्स में, मतलब जहाँ पर भी पानी की ज़रूरत है हम उसको निकाल करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए। तो लेखक कह रहे हैं कि एक दौर ऐसा भी आया, मतलब एक समय ऐसा भी आया जब हम इस खजाने को यानी ये जो भूमिगत जल है उसका महत्व भूल गए। महत्व मतलब उसकी उपयोगिता, वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये हम भूल गए थे। और जमीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाट कर भर कर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कहीं मकान, कहीं बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। बच्चों कचरे से पाट कर इसका मतलब है कूड़ा कचरा आदि डालकर उसको भर देना। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि लोगों ने यानी मनुष्य ने अपने लालच के लिए तालाबों को जो भी उसको जगह मिली उसको कचरे से पाटकर और भरकर समतल बना दिया। मतलब पानी के स्रोतों को उसने मिट्टी से भरकर, किसी पत्थर वगैरह इन सब चीज़ों से भर करके समतल एक ज़मीन के रूप में बना दिया। ठीक है, और वहाँ पर देखते ही देखते मकान, बाजार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। मतलब हमने उस जल स्रोत को ख़त्म करके वहाँ पर को रहने के लिए या मकान बनाने के लिए ज़मीन के रूप में उपयोग कर लिया। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। तो बच्चों अब हमें लेखक कह रहे हैं कि इस गलती की जो भारी सजा है वो भी तो हमें ही भुगतनी पड़ेगी। और किस रूप में? गर्मी के दिनों में हमारे घरों का जो नल है वो सूख जाता है यानी पानी की कमी होती है, और बरसात के दिनों में हमारी जो बस्तियां हैं वो पानी में डूबने लगती हैं। बस्तियां मतलब घर, मोहल्ले, गांव वगैरह। ठीक है, देखो बच्चों बरसात के मौसम में जब पानी बरसता है तो अगर जो जमीन है वो मिट्टी वाली होगी
तो ही तो वो पानी को सोख सकेगी, है ना। अगर सब कुछ सीमेंटेड हो चुका है तो सीमेंट के ऊपर से तो पानी बह करके आगे बढ़ जाता है, सीमेंट पत्थर वगैरह, है ना। तो वहां पर को पानी का संचयन यानी पानी नीचे धरती के नीचे नहीं जा पाता है। तो इसकी सजा हमें कैसे मिली? गर्मी के मौसम में अकाल के रूप में और बरसात के मौसम में बाढ़ के रूप में। अगर हमें इससे बचना है तो हमारे आसपास के जो जल स्रोत हैं, अब बताओ जरा जल स्रोत क्या होते हैं? देखो, जैसे तालाब, नदी, झरने, नहरें, ये सब कुछ जो है, ठीक है, और नदियों की, तालाबों की, इन सब की हमको अच्छे से रखवाली करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? उसको साफ सफाई करके, उसकी सही तरीके से देखभाल करके, ठीक है, उस पर कूड़ा कचरा ना पड़े। जल चक्र हम ठीक से समझें। जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। तो बच्चों, अंत में लेखक हमको यही बता रहे हैं कि अगर हमने इसको नजरअंदाज किया, देखो, सबसे पहले तो हमें इस जल चक्र को ठीक से समझना होगा और बरसात के मौसम में जो बारिश का पानी है उसको हमें ठीक से थामना होगा। थाम लें का मतलब है कि हम उसको ठीक से रोक लें, संभाल लें। और अपना जो भूजल भंडार है, भूजल मतलब बताया था ना, जमीन के नीचे का जो पानी है, और उसका भंडार मतलब उसका जो संग्रहण है, उसको हम सुरक्षित रखें। और इस तरह से अगर हम अपने गुल्लक को भरते रहें, गुल्लक वो रुपये पैसे वाले गुल्लक नहीं, बल्कि ये जो भूजल भंडार है, ये वाली पानी को इकट्ठा करने वाली जो गुल्लक है, इस बारे में बात हो रही है। अगर हम उसको इकट्ठा करना, उसको जमा करना अगर हम सीख जाएंगे तो हमें पानी की कमी कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम इसे नज़रअंदाज कर देंगे और पानी को बचाने की ओर कोई ध्यान नहीं रखेंगे, ना ही जल स्रोतों की ओर कोई ध्यान देंगे, तो हम पानी की कमी और अधिकता दोनों ही तरह की जो संकट है उसके चपेट में आकर हमेशा के लिए इस परेशानी में फंसते चले जाएंगे। ये हर बार का एक रूटीन बन जाएगा, ठीक है। अनुपम मिश्र जो इस चैप्टर के लेखक हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि पानी कोई असीमित संसाधन नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान खजाना है, बहुमूल्य खजाना है ना। नदियाँ, तालाब और झीलें वगैरह जो हैं वो हमारे जीवन का आधार हैं। हमें इन्हें साफ रखना चाहिए। याद रखें, आज हम पानी बचाएंगे तो पानी कल हमें ही बचाएगा। वर्षा जल का संचयन करें और जल संकट को दूर करें, ठीक है। अब जरा इधर देखो, इस चित्र में हमें दिखाया गया है कि बारिश हो रही है और बारिश का पानी इस तरह से जल संग्रहण टंकी, इसका मतलब है यहाँ पर वो इस छत से बारिश के पानी को इकट्ठा कर रहे हैं। ये पानी आ रहा है और इस टंकी में इकट्ठा हो रहा है ना। इसी तरह से हमें भी पानी का सही उपयोग और सही तरीके से संचयन करना होगा, ठीक है। लेखक से परिचय। बच्चों, जरा इधर देखो, ये है लेखक अनुपम मिश्र। इनका जन्म 1948 और इनकी मृत्यु 2016 यानी 2016 को हुई थी। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरणविद होने के साथ साथ छायाकार भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए हैं। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माथे का समाज उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक भी थे। तो बच्चों, अनुपम मिश्र एक बहुत बड़े लेखक थे और संपादक थे। संपादक का मतलब होता है एडिटर,
ठीक है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उन्हें पेड़ पौधों और धरती से बहुत प्यार था। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमें अपने आसपास की जो प्रकृति है यानी नेचर है उसको कैसे बचाना चाहिए। और उन्होंने जो एक किताब लिखी, आज भी खड़े हैं तालाब, इसके जरिए उन्होंने बताया कि पुराने ज़माने की जो तालाब है वो आज भी हमारे कितने काम आते हैं। और इस किताब का, इस बुक का कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ। अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेट करना। जैसे माना कोई बुक बंगला भाषा में लिखी है ना, तो उसका इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु, तमिल, बाकी भाषाओं में अनुवाद, ठीक है। और उसके अलावा ना भाषाओं के अलावा ब्रेल लिपि, इसमें भी इसका अनुवाद हो चुका है। अब ब्रेल लिपि क्या है? देखो, ये एक खास लिपि है जो उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं सकते। वो उंगलियों में, मतलब छोटे छोटे डॉट से होते हैं, उसको वो उंगलियों से टच करके पढ़ते हैं। तो उस भाषा में भी ये किताब छपी है ताकि हर कोई उसे पढ़ सके। और उसके अलावा वो गांधी जी की तरह शांति में विश्वास रखते थे और एक ऐसी मैगजीन यानी पत्रिका चलाते थे जो लोगों को अच्छी बातें सिखाती थी। वो गांधी मार्ग नाम की जो पत्रिका थी, ठीक है, उसके संस्थापक और संपादक थे। तो बच्चों, अनुपम मिश्र एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धरती, पानी और पेड़ों को बचाने में लगा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि तालाब हमारे लिए खजाना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करना मत भूलना। पूरी कोशिश करूँगी कि आपका डाउट दूर कर सकूँ। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड टेक केयर।